हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत चालन में एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है व्हिस्टन सेतु। व्हिस्टन सेतु एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो कि पूछा तो जाता है डायरेक्टली 4 नंबर के पेपर में आपसे, और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पूरी तरीके से कंप्लीट व्हिस्टन सेतु को पढ़ेंगे, प्लस उससे संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे कि उससे किस आधार पर प्रश्न आते हैं। हम व्हिस्टन सेतु से संबंधित एक एक टॉपिक को आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बच्चों। तो सबसे पहले व्हिस्टन सेतु होता क्या है सर? एक सेकंड, थोड़ा सा इरेज कर दूं, गलत लिख दिया मैंने। स्टोन सेतु, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पेपर में भी बच्चों आप लोगों को लिखने के लिए आता है, ये पेपर में भी आप लोगों को लिखने के लिए आता है। तो जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से चीज़ों को लिखना है, समझना है और करना है। तो सबसे पहले व्हिस्टन सेतु है क्या? तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और इंट्रोडक्शन क्या होता है कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे प्रोजी व्हिस्टन, जिनके नाम पे ये व्हिस्टन सेतु रखा गया है, ठीक है। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक प्रोजी व्हिस्टन ने प्रतिरोधों की एक संयुक्त, ठीक है, मतलब 4 प्रतिरोधों को लेकर एक ऐसी संरचना का आविष्कार किया, ठीक है। प्रतिरोधों की एक ऐसी विशेष अवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अचालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद से हम बताएंगे व्हिस्टन सेतु कैसे कैसे काम करता है। तो ये पॉइंट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिख भी देता हूं कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, किसी अचालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक, इसके बाद से मैं बताऊंगा सबसे सरल शब्दों में व्हिस्टन सेतु को, ठीक है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक एकदम सरल शब्दों में लिखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोफेसर व्हिस्टन ने, ठीक है, प्रोफेसर प्रोजी व्हिस्टन ने प्रतिरोध की एक विशेष अवस्था, का आविष्कार किया, एक विशेष अवस्था का आविष्कार किया जिसे हम, ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी अचालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी अचालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये सब कोई नहीं लिखवाएगा बच्चों, एकदम इजी शब्दों में आपको लिखवा। तो जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हिस्टन थे, उन्होंने एक ऐसी विशेष अवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा हम किसी अचालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते थे, जिसे व्हिस्टन सेतु कहा गया। तो अब आप लोगों को ध्यान देना है फिगर पे। पहले मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर में जो चीज़ बनाऊंगा वो आपको लिखूंगा, फिर उसके बाद से फिगर में जो चीज़ आपको लिखवाऊंगा वो चीज़ सिद्ध करवाऊंगा, तब जाके कंप्लीट होता है व्हिस्टन सेतु। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिगर पहले तो आपको समझ में आ गया कि व्हिस्टन सेतु है क्या। तो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है प्रोजी व्हिस्टन, जिन्होंने इस प्रतिरोधों की एक विशेष अवस्था का आविष्कार किया गया जिसके द्वारा किसी अचालक का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और उसको आविष्कार करने वाले कौन थे? उसको आविष्कार करने वाले थे व्हिस्टन सेतु, इसीलिए उस पर नाम पड़ा है, प्रोजी व्हिस्टन के नाम पे ही पड़ा है व्हिस्टन सेतु। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम 4 प्रतिरोधों को लेते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को लेकर एक चतुर्भुज की संरचना की,
एक चतुर्भुज की आकृति बनाई। इन्होंने 4 प्रतिरोधों को लेकर एक चतुर्भुज बनाया। तो चलिए हम भी बना देते हैं। देखिए, बर्फी के आकार को आपसे चारों प्रतिरोध लेना है। इन्होंने क्या किए थे, 4 प्रतिरोध लिया था। आप भी ले लीजिए सर। प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3 और ये प्रतिरोध संख्या 4। इन्होंने 4 प्रतिरोध लिए थे बच्चों। आपने भी, आप देख रहे होंगे कि यहां पर हम लोगों ने भी 4 प्रतिरोध ले लिए हैं। तो उन्होंने भी ठीक इसी प्रकार 4 प्रतिरोध लिए थे। ठीक है, 4 प्रतिरोधों को उन्होंने समायोजित करके, थोड़ा सा क्लियर फिगर बना दूं का, रुक जाइए एक सेकेंड। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर सकता हूं। इसको क्या मैं अब इरेज कर सकता हूं? आप लोग लिख लिए होंगे, इरेज कर लेता हूं। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, इन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया था। तो देखिए, हमने लिया 4 प्रतिरोध। जो 4 प्रतिरोधों को देखिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। पहला प्रतिरोध हमारा, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध। देखिए, इसके साथ हम किसमें जोड़ दिए, श्रेणी क्रम में। ये रहा हमारा तीसरा प्रतिरोध, जिसे हम जोड़ दिए किसमें, जिसको हमने फिर जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। इसे चौथे प्रतिरोध को भी हमने किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। तो इसमें हम करते क्या है आखिरकार ह्यूस्टन सेतु में बच्चों? तो सर जी, ह्यूस्टन सेतु में हम लोग 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। तो देखिए, यहां पे हमने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और ये देखिए चतुर्भुज की एक आकृति हमने बना ली। तो इसी प्रकार आपको भी 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसको नाम दे दीजिए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप लोग इसको नाम दे देते हैं सर P Q R S। तो सबसे पहले क्या किया था प्रोफेसर ह्यूस्टन ने कि उन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। उन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या किया, एक चतुर्भुज की आकृति बना ली। जब आप चतुर्भुज की आकृति, अब ऐसे देखिए, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में चतुर्भुज है कि नहीं है। और किस में जोड़ा गया है, तो सर जी श्रेणी क्रम में। ठीक है, किस में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो इसमें चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। जी सर, बिल्कुल 2 विकर्ण है। तो इसमें से किसी एक विकर्ण में हम जोड़ेंगे धारा मापी। ठीक है, 4, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन्हीं 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की आकृति बना लेते हैं। फिर चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर एक धारा मापी, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस पर एक धारा मापी जोड़ देते हैं। इसके एक विकर्ण पर क्या जोड़ देते हैं, तो सर इसके एक विकर्ण पर हम लोग एक धारा मापी जोड़ देते हैं। देखिए, इसके एक विकर्ण पे हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, इसके एक विकर्ण पर हम लोगों ने एक धारा मापी जोड़ दिया। इसके एक विकर्ण पर हम लोग क्या जोड़ दिया, एक धारा मापी जोड़ दिया। अब इसके दूसरे विकर्ण पर हम आएंगे, इसके दूसरे विकर्ण पर आएंगे। अब हम लोग इसके दूसरे विकर्ण को, इसके एक विकर्ण को धारा मापी से जोड़ देते हैं और अब इसके दूसरे विकर्ण को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसके दूसरे विकर्ण को किससे जोड़ देते हैं, तो सर इसके दूसरे विकर्ण को हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इसके दूसरे विकर्ण को कैसे जोड़ते हैं, तो सर हम लोग इसके दूसरे विकर्ण को एक बैटरी से जोड़ देते हैं और मान लीजिए इस बैटरी का जो विभव है वो क्या है, V है। सॉरी, इस बैटरी का जो विभव है वो V है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए बस स्टेप खत्म। जो चीजें आपको फिगर बनानी थी बस यही फिगर है ह्यूस्टन सेतु का। इसमें क्या हुआ है, तो हमने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। हमने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की आकृति बनाई। इसके पश्चात हमने चतुर्भुज के एक विकर्ण पर एक धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण पर, चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण पर एक सेल या एक विभवांतर लगा दिया, एक सेल लगा दिया। अब इसके पश्चात देखिए जो होता है वो स्टेप अगला होता है धारा प्रवाहित करना। अब यदि सेल से धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, अब हम चारों प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं। चारों प्रतिरोध को अब इस प्रकार हम समायोजित कर ले कि जो ये है
ठीक है, इसमें से धारा बहाने पर इसमें कोई विक्षेप न हो, तो ये जो परिपथ होगा इस संतुलन अवस्था में होगा। सर ये चारों प्रतिरोधों को संयोजित करने का मतलब हम क्या करें, जैसे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब क्या किया, जैसे 4 प्रतिरोध उन्होंने लिए थे, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ प्रतिरोध था 7 ओम का, 8 ओम का, 9 ओम का, 10 ओम का, ठीक है। तो अब जब इन्होंने किया तो इस परिपथ में जब धारा बहाया इन्होंने, तो देखा कि उन्होंने गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा था, तो इन्होंने बार बार कभी P का मान घटाते, कभी Q का मान घटाते, कभी R का मान घटाते, कभी सबका मान बार बार घटाया और बढ़ाया। तो लास्ट में जब इन्होंने चारों प्रतिरोध को इस प्रकार संयोजित कर लिया कि जो गैल्वेनोमीटर था, यानी कि जो धारा मापी थी, इसमें विक्षेप शून्य था, यानी कि इसमें कोई धारा नहीं जा रही थी। तो इस अवस्था में जो सेतु होती है वो संतुलित होती है। जब इस अवस्था में जो सेतु होती है वो संतुलित होती है, और जब सेतु संतुलित होता है बच्चों, जब सेतु संतुलित होता है तो जानते क्या होता है, किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संगत प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है ह्यूस्टन सेतु का सिद्धांत, यही है ह्यूस्टन सेतु का सिद्धांत। अभी हम इसको आपके सामने सिद्ध करके भी दिखाएंगे, हम इसके आपके सामने सिद्ध करके भी दिखाएंगे, देखिएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपने जो चीजें लिखी थी पहले वो लिखे थे हम, फिर हम इसकी संरचना डाल के लिखते हैं। अभी मैं इसको सिद्ध करके भी दिखाऊंगा, घबराइएगा मत। अब हम पहले इसकी संरचना लिख देते हैं, संरचना। अब संरचना में क्या लिखेंगे सर, संरचना में लिखेंगे कि सर्वप्रथम किन्हीं, हमने क्या किया, कोई 4 प्रतिरोध लिया और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें 4 प्रतिरोधों को, इसमें 4 प्रतिरोधों, देखिए बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, बच्चों बहुत कंप्लेन करते सर आप बहुत छोटा लिखते, देखने में दिक्कत होता है, बड़ा लिखने का कोशिश कर रहा हूं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है, तथा चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर, चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर क्या करते हैं सर, चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर धारा मापी जोड़ देते हैं। चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण पर धारा मापी जोड़ देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल, दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ देते हैं। दूसरे विकर्ण पर क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं। तो ये संरचना जो हमने बनाई थी उसको हमने लिख लिया। अब आगे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे तो जी मैंने आपको बाद में बोला इसका सिद्धांत कि अब यदि चारों प्रतिरोधों को, अब यदि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए, अब चारों प्रतिरोधों को अगर इस प्रकार समायोजित किया, अगर चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारा मापी का विक्षेप शून्य हो, धारा मापी का विक्षेप, जो धारा मापी का विक्षेप हो वो शून्य हो। धारा मापी का विक्षेप क्या हो सर, धारा मापी का विक्षेप शून्य हो, तो इस अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, तो इसको सिद्ध भी करवाऊंगा। प्रतिरोध का अनुपात जब सिद्ध करेंगे तो समझ में आ जाएगा। शेष दो
भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जब धारा मापी में विक्षेप शून्य होगा तो जो P बाई आर होगा वो P बाई जो आर होगा या जो P बाई क्यू होगा वो बराबर होगा किसके, आर बाई एस के। जो P बाई क्यू होगा वो बराबर होगा आर बाई एस के। इन्होंने बताया जो P बाई क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, आर बाई एस के। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा, इसको हम संरचना में लिखते हैं क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन लिखा, संरचना लिखा, अब हम बस सिद्ध लिखने वाला, सिद्ध करने वाला, इसको सिद्ध कर देंगे जो चीज़ हमने लिखी है कि P बाई आर का अनुपात Q बाई एस के अनुपात के बराबर होता है या P बाई क्यू। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं को लिखिए, मतलब दो बगल वाली भुजाओं का अनुपात शेष दो बगल भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब इसको सर सिद्ध कैसे किया जा सकता है, तो इसको सिद्ध किया जा सकता है किसके नियम से। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने एक नियम पढ़ाया था जिस पे हमने कल आप लोगों को प्रश्न हल करना और उस नियम को बाकायदे से समझाया भी था। वो नियम था किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए इस चैप्टर में बिना किरचॉफ के नियम के अलावा कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम किरचॉफ के नियम का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें दो बंद पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जी सर बिल्कुल, एक बंद पार्ट्स ये है और दूसरा बंद पार्ट्स ये है, बिल्कुल। तो हमें दोनों बंद पार्ट्स देखने थे, दोनों बंद पार्ट्स हमें मिल गए। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे सेल से अभी तक धारा प्रवाहित हो नहीं रही है तो हम यहाँ पे पहले सेल से धारा प्रवाहित करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे सेल से धारा आता है I, तो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाएगा। इधर चला जाएगा धारा I1 और इधर चला जाएगा धारा I2, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसमें भी क्या जाएगा सर, इसमें भी I2 ही जाएगा और इसमें भी I1 ही जाएगा क्योंकि इसमें कोई विक्षेप नहीं है, अर्थात इसमें कोई धारा नहीं जा रही है। फिर यहाँ से क्या निकल आएगा सर, यहाँ से दोनों I निकल आएगा, यानी कि I1 I2 मिलके फिर क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। जी सर, कि ये समझ में हमको आ गई, चीज़ें हमको समझ में आ गई। जो I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। इसको भी लिख लीजिए तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे हम लिखाएंगे किरचॉफ के नियम लगाएंगे और देखिए कैसे इसको सिद्ध करते हैं। तो किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या होगा, किरचॉफ के नियम से देखिए पार्ट्स 1 में, पार्ट्स 1 में हम बात कर रहे हैं, पार्ट्स 1 की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी। अब हमको क्या करना होता है सर, आपको एक दिशा मान लीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मान लिए। अब अगर आप सर कोई दिशा मान लेते हो तो यही दिशा यहाँ पे भी लगेगी, तो यही दिशा यहाँ पे भी मान लीजिए ताकि वो आपको देखने में आसानी होगी। तो पहले हम P1 और R1 की बात करते हैं, क्योंकि सारे किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद पार्ट्स का जो विभव होता है वो शून्य होता है। तो P इंटू R क्या है, विभव है, क्योंकि यहाँ पे P क्या है, प्रतिरोध है। तो P इंटू I क्या हो जाएगा सर, विभव हो जाएगा, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो ये I है और ये R है, ठीक है सर। तो ये देखिए अगर दिशा उसी में है, अगर धारा की दिशा प्रतिरोध की उसी दिशा में है जो दिशा हमने मानी है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो I1 क्या हो जाएगा, माइनस I1P। अब दूसरा देखिए, अगर जो प्रतिरोध में धारा है वो मानी गई दिशा के विपरीत, तो देखिए दिशा हमारी मानी गई इधर है और धारा इधर है, तो धारा विपरीत दिशा में है तो प्लस में होता है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल प्लस में होता है। तो क्या हो जाएगा, I2R इक्वल टू में 0, क्योंकि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, परिपथ का कुल विभव क्या होता है, शून्य होता है। तब देखिए इसमें कोई बैटरी भी नहीं लगी हुई है, तो इनका जो कुल विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं I2R इक्वल टू में I1P। ये हम समीकरण इसको 1 बना देते हैं, इसको हम एक समीकरण 1 बना देते हैं। अब पार्ट्स 2 ले लीजिए। अब पार्ट्स 2 में भी आपको एक दिशा मान लीजिए। चलिए सर हम यही दिशा मान लेते हैं जो दिशा हमने उसमें मानी थी। अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्ट्स 1 में किरचॉफ के नियम के अनुसार जो दिशा हमने मानी है धारा उसी दिशा में जा रही है, तो धारा उसी दिशा में जाएगी तो क्या हो जाएगा सर जी, माइनस में, तो माइनस I1Q, और यहाँ पे भी वही दिशा चलेगी, बिल्कुल वही दिशा चलेगी सर, क्योंकि एक पार्ट्स में हम एक ही दिशा मान सकते हैं। अब देखिए हमारी दिशा इधर है और धारा इधर है, तो विपरीत दिशा में है, तो जब धारा विपरीत दिशा में होगी मानी गई दिशा के, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर जी, प्लस I2S इक्वल टू में 0, तो ये क्या आ जाएगा, I2S इक्वल टू में I1Q
क्यू। अगर बच्चा आप लोगों को ये नहीं समझ में आया अभी तक भी किरचॉफ का नियम, तो कल का वीडियो अगर आप लोगों को जो भेजा गया था देख लीजिए, बहुत आसान शब्दों में समझाया गया, समझ में आ गया है, आ जाएगा। अगर आपने डिलीट कर दिया है तो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ हमसे मांग लीजिए। इतना वो किसी बुक में वैसा आपको नहीं समझाया गया होगा जो कि वहाँ पे समझाया गया है बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ उसको बच्चों समझने का प्रयास कीजिए, उसको जरूर से देखिएगा। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है बच्चों, आपने हल कर लिया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग देने पर, समीकरण 2 को भाग देने पर तो क्या हो जाएगा सर, I2S इक्वल टू में I1Q, और इधर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसके नीचे क्या आ जाएगा सर, I2R इक्वल टू में अपॉन में I1Q, I1P, सॉरी I1P, I से I कट गया, I1 से I2 से I2, I1 से I1 कट गया। आप देखिए क्या आया आपके पास आंसर बच के, सर S/R इक्वल टू में Q/P। क्या यही किरचॉफ सर चिल्ला चिल्ला कर नहीं बता रहे हैं? किरचॉफ का भी तो यही कहना है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो यही किरचॉफ का नियम है। बस आप यहां तक करेंगे और किरचॉफ के नियम को समाप्त कर देंगे। देखिए यहां पे एस का, एक सेकंड बच्चा, देखिए यहां पे देखिए एस क्या है, एस और आर दोनों संलग्न भुजा हैं, तो एस और आर के प्रतिरोध का अनुपात बराबर है क्यू और पी के प्रतिरोध के अनुपात के। देख लीजिए आपके सामने चीज है, क्यू और पी के प्रतिरोध का अनुपात बराबर है एस और आर के प्रतिरोध के अनुपात में। सर आर और पी का नहीं बराबर हो सकता? एकदम हो सकता है। अगर हम पी का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, एस का नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तब आर और पी के क्या अनुपात बराबर हो जाएंगे। देखिए अगर यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर, तब क्या हो जाएगा सर, P/R इक्वल टू में P/R Q/S। इसको मत मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही बस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो ये P/R कहाँ है, P/R यानी कि इसका अनुपात बराबर है इसके और इसके अनुपात के। तो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात है वो शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर है। किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ये किसका कहना है? तो सर ये ह्यूस्टन सर का कहना है, ह्यूस्टन के सेतु के अनुसार। अब देखिए यहाँ से प्रश्न हल करना, यहाँ से प्रश्न हल करना कैसे आपके लिए आसान हो जाएंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आता हूँ। चलिए सर लिख लिया। अब देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखिए जो मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ह्यूस्टन सेतु बार बार लिखने से अच्छा क्या है कि इरेज कर दे। बहुत मारकर बचाते हो, पता नहीं इंक लेके कहाँ जाएंगे। इंक लेके अपने इंक लेके अपने तिजोरी में रखेंगे। हमारा इंक बचाते हैं, बहुत घटिया टीचर है, हमारा इंक बचाता है। चलिए भाई, आपका इंक नहीं बचा रहे, अपना इंक बचा रहे हैं। अरे छल अच्छे क्यों बोलते हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है जो आपके 2018 में पूछा गया है, आपके पेपर का क्वेश्चन है। ये आपके 6 ओम का प्रतिरोध है, या आपके 9 ओम का प्रतिरोध है, या आपके 3 ओम का प्रतिरोध है, और ये आपके ये X दिया हुआ है। तो कह रहा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह एक बोल रहा है कि इस ह्यूस्टन सेतु परिपथ का, देखिए आपको बताया हुआ है कि इस ह्यूस्टन सेतु परिपथ का परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब कैसे सर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें? तो ये बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए तो ह्यूस्टन सेतु ने इतना अच्छा ह्यूस्टन सर ने इतना अच्छा इंपॉर्टेंट आपके लिए छोड़ गए हैं, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा कैमरा गड़बड़ा गया। चलिए, आपके लिए ह्यूस्टन सर इतना अच्छा फॉर्मूला छोड़ गए हैं, आपको तो परेशान होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कैसे सर? हमें यहाँ पे x का मान नहीं पता है, तो x का मान हम कैसे पता कर सकते हैं? तो लिखेंगे ह्यूस्टन सेतु के अनुसार, ह्यूस्टन सेतु के अनुसार। अब इनके अनुसार क्या होगा? इनके अनुसार होगा जो 6/x है वो बराबर होगा 9/3 के। किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात होता है। जी सर, तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, तो x को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को और 9 को इधर,
तो क्या हो जाएगा सर, x इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 3 अपॉन में 9। सर 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, तो सर x इक्वल टू में 2। x का मान क्या आया सर, x का मान 2 आया, तो ये हो गया x का मान 2 ओम। लेकिन क्या आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना था? नहीं सर, यहाँ पे तो x का मान ज्ञात नहीं करना था, यहाँ पे तो हमें तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अब कैसे करें बेवकूफ़ों? अब ये देखिए, इसमें धारा सेम जा रही थी, सॉरी मैंने धारा इरेज कर दिया, ये I1 है, इसमें I2 है। अब इसमें धारा I2 जा रही है और यहाँ पे भी धारा I2 जा रही है। जब समान धारा जाती है इसका अर्थ क्या होता है कि वो समांतर क्रम में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और ये प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो सॉरी श्रेणी क्रम में है। ये दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो अगर हम इन दोनों को निकाले पहले, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। सर इनका जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 3 दूना 5, 5 ओम। और इन दोनों का अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो क्या आ जाएगा सर जी? 15 ओम। अब देखिए, ये दोनों क्योंकि श्रेणी क्रम में थे तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना? 15 और 5। 15 और क्या आ गया? 5। अब वो दोनों देखिए किसमें? समांतर क्रम में है। अब ये प्रतिरोध और ये दोनों, क्योंकि दोनों में अलग अलग धारा जा रही, तो दोनों किसमें होगा? समांतर क्रम में। अर्थात तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर में क्या हो जाएगा सर जी? 1/15 प्लस 1/5। सर जी 15 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा सर जी 1 प्लस 3, यानी कि सर जी 4/15। और अब r का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो सर r इक्वल टू हो जाएगा 15/4, यानी कि सर जी 3.7 के लगभग आएगा। तो 3.7 ओम जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो बच्चों हो जाएगा। ये निकालना संभव कैसे हुआ सर? ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत से ही संभव हो पाया। ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत से ही संभव हो पाया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, किसी किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या दे देगा? यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे आपको प्रतिरोध बना के दे देगा। अब आप परेशान हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देता 7 ओम का प्रतिरोध, तब आप सोचते इसमें भी धारा जाएगी, लेकिन याद रखिएगा, और उसमें आपसे ये नहीं पूछा रहेगा, ये दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा। यहाँ पे आपको 2 ओम दिया रहेगा, ठीक है, 2 ओम यहाँ पे आपको दिया रहेगा, मतलब चारों प्रतिरोध का ओम दिया रहेगा, और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध बना देगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो बच्चे क्या करते हैं, और आपसे विभव पूछ लेगा, तो बच्चे तुल्य प्रतिरोध निकालने में परेशान हो जाते हैं। इसको भी एक प्रतिरोध मान लेते हैं, लेकिन अगर इन दोनों का अनुपात बच्चों बराबर आएगा, और इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात ये क्या होगा? ह्यूस्टन सेतु होगा। और जब ये ह्यूस्टन सेतु होगा तो इसमें धारा जाएगी ही नहीं। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें धारा जाएगी ही नहीं। तो जैसे अभी हम तुल्य प्रतिरोध निकाले वैसे ही निकालेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, दोनों को समांतर क्रम में। इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें धारा नहीं जाएगी। कब? जब दोनों के प्रतिरोध आपस में, दोनों के अनुपात आपस में बराबर होंगे। जब दोनों के अनुपात क्या होंगे बच्चों? आपस में बराबर होंगे। जब इसके अनुपात इसके अनुपात के बराबर होंगे तब इसमें धारा नहीं जाएगी, तब हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। और धारा दिया रहता है और आपसे विभव पूछा रहता है या आपसे धारा पूछ लेगा, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं तुल्य प्रतिरोध निकालने में। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा तो इसमें धारा नहीं जाएगी, इसमें धारा नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि ह्यूस्टन सेतु का सिद्धांत है। चलिए, तो बच्चों यही था आपका ह्यूस्टन सेतु। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बच्चों को कहीं नहीं आया होगा तो किरचॉफ के नियम वाले में तो प्लीज़ जाके किरचॉफ के नियम का वीडियो देख ले, उनको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।